मेरी दीदी शादी के रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा मुंह देखेगा। तभी सब घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उसके पास नहीं गया। मैंने एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो चुपके से पीछे से गई और कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा नाम मोहिनी है। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ और मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजर रही थी। मुझे किसी की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ा था। हम बहन भाई थे, 2 बहनें और फिर एक छोटा भाई। बड़ी बहन बहुत सुलझी हुई और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा भी थी। मुझे भी अपनी बहन रोहिणी से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंथती थी तो मैं भी जिद करती, मुझे भी आटा गूंथना है। वह खाना बनाती तो पापा उसके खाने की तारीफ कर देते थे, तो मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर रोहिणी दीदी से कहा करते थे कि तुमने बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। रोहिणी दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया यह सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों शामिल होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उससे हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में शरीयत लगी हो कि इसको हम भी ही अपने घर की बहू बनाएंगे, और आए दिन बेफिजूल में वह हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना सुलह मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदारी ना हो, दूर दूर तक, वहाँ पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए था कि दीदी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर उनके दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते। उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बेटी, तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है, मुझसे से शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की एक रत्ती भर भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर लिया था और बात मर्दों के बीच में शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने रोहिणी का रिश्ता पक्का कर दिया है। वह बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को बहुत खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई। सिर्फ मम्मी पर नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी थी। हम तीनों भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए थे, एक दूसरे की तरफ सवालों की नज़र से देख रहे थे कि यह क्यों हुआ और कैसे हुआ। खैर, मम्मी कहने लगी, दिनेश, यह कैसे हो सकता है। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले दिन मम्मी हम बहनों के कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, रोहिणी, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी शिकवा करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं बोली, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने रोहिणी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें उस बात की यकीन दिलाती हूँ। अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूँगी जहाँ तुम कहोगी। दीदी ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबोगरीब उन्होंने खेल लिया है। ऐसा चाहता है कि यह शादी मेरे लिए
खुशियाँ लेकर नहीं आएगी बल्कि मेरे मुकद्दर की बर्बादी बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वे लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो कोमा में है, इसलिए दादी और बहन आई है। मम्मी दीदी रोहिणी को भी अपने साथ ले गई थी। तो लड़के की दीदी ने दीदी को बहुत प्यार किया था। वह लड़की भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से रोहिणी को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दीदी ने दीदी रोहिणी के हाथ में पैसे रख गई थी। सच कहूँ तो रोहिणी मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिल गई है। तुम बताओ मोहिनी, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तो जैसे शर्म के मारे लाल हुई जा रही थी। उनके गाल तो बिल्कुल लाल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी। वह अपने हर चीज़ के चूड़े बैग में रख रही थी। अपने जूते भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही पसंद किया था। सब कुछ अच्छा भला था। किसी के दिमाग में यह भी गुमान नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले सब बहुत खुश हैं। मैंने तो हफ्ता पहले ही ढोलकी का इंतज़ाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी हम लोगों ने बहुत बजाई और दीदी बहुत इंजॉय करा करती थी, बल्कि अपने फरमाइश पर अपनी मर्जी के गाने भी गाया करती थी। वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगी पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। उन्होंने अपने पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी। तो मैंने सोचा जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत में तो शहजादा लिखा गया है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, अब वह कहाँ चली गई। मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वह भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी, रोहिणी दीदी कहाँ है? मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। मैंने कहा, वह कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, यहीं कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। वे उस अंदाज से बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज़ का गलत होने का अंदेशा ही नहीं हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर जब जोर दिया था, मैं बोली, मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी सोच रही थी। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट को मैं दूर करूं। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे थे, मगर वह ना मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तब जयमाला का टाइम हुआ और जयमाला के शोर होने लगा तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। शायद उनकी अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में ही उनकी चहेती बेटी उनकी इज्जत को तार तार कर गई। पापा कहने लगे, जल्दी से रोहिणी बिटिया को ले चलो, जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली, दिनेश, रोहिणी नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब कि रोहिणी नहीं मिल रही है? यहीं कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर का कोना कोना छान मारा है। पापा तो दिल पर हाथ रखकर दाढ़े मार मार कर
रोने लगे। सुमन, अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस रुखाई से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोए जा रही थी। फिर बोली, दिनेश आप बेड पर जाकर लेट जाइए। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती हूँ। पापा बोले कि सुमन, तुम्हें इतना हौसला है? मम्मी ने अपने आंसू पूछे और कहने लगी, आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा बोले, काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया था कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवा कर सादगी से घर ले जाना। हर तरफ बातें होने लगी थी कि मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था, इसलिए हम सब एक ही कमरे में चुपके बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि रोहिणी दीदी के हाथों ऐसी बुराइयां सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली, दिनेश इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चा तुम्हारी मदद करेगा। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो सुमन, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम डाल कर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुए जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और बोले, आज के बाद अगर कोई इधर जाएगा तो मेरा मरा मुआ देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत हालत थी। हर दफ़ा एक दूसरे से नज़र चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सब से छुप छुप कर रोते थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते और उनकी आंखें सुर्ख होती थी। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो यह लगता कि दीदी की शादी का किस्सा ख़त्म हो गया, मगर 1 महीने के बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आ गया था। अर्जुन की दादी कहने लगी, 1 महीने से हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज़ थे, क्योंकि बारात को आप लोगों ने वापस भेज दिया। मगर हमने ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई मजबूरी होगी। यह भी हो सकता है कि आपकी बड़ी बेटी ने रिश्ते से इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए दिनेश बेटे की बीमारी का बहाना बना लिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप अच्छा समझते हैं तो आप कभी भी दिनेश बेटे से राय मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसे वह बात न थी और हमें हर जगह गलतियां दिखी है। आपका घर हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी रिश्तेदारी आपसे ही हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं दिनेश से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने आप अपना फ़ोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, मोहिनी, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? मैंने अपने कंधे उचक दिए और कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफ़रत की निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊँ। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी। बोली, बेटी, हमारे नसीब ऐसे ही हैं, किसी और की सज़ा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ? मैं तो खुद मजबूर हूँ। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उन्हें हिम्मत बनना पड़ा। मैं मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज़ मत हो, भगवान सब अच्छा करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि पापा के घर वापस आने का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा लग रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था।
जैसे घर का दरवाज़ा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वह दबे कदमों में किचन में चले गए थे। मुझे उनके अंदाज पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नज़र आया था। पापा इधर उधर देख रो रहे थे, जैसे वह यह काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। फिर पापा धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हैरान होकर बैठ गई थी। यह सब जो अभी मेरी नज़रों ने देखा था, यह सब क्या था? यह बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा की खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली, क्योंकि अब वह जब काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़ के पापा के पास आ जाया करती थी। उनसे खाने का पूछती थी, फिर ताज़ा रोटियां बनाकर देती थी। मैं दबे कदमे से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही है। फिर पापा आधा घंटे के बाद छत से उतर आए। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज वही लड़के वालों का फ़ोन आया था और वह अब हमारे छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वह कहने लगे, अगर आप हम अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दाढ़ मारकर बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब अभी इतने ख़राब नहीं हुए हैं कि तुम जैसे बगैरत लोगों को रिश्ता दे दें। जहाँ मैं चौंकी थी वहाँ मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, दिनेश आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वे लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने ना में सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फ़ोन आए तो मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अक्ल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे औरतें कम अक्ल होती है। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप जैसे रोहिणी का रिश्ता ऐसे लोगों में दे देते जो बुरे थे। पापा इधर उधर दरवाजे को धक्के मारते हुए बाहर निकल गए। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, रोहिणी तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब तुम्हें मैं क्या बोलूँ? वह जितनी देर घर में होते मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। जब मम्मी तो हर वक्त रोहिणी के गम में डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वह रात देर घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से भागना चाहता था। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते देखा था। समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं रोहिणी दीदी को याद करने लगी थी। रोहिणी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। काश वह इतना गलत कदम ना उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने गौर किया तो वह कोई और नहीं मेरे पापा थे। मैं चौंक गई थी। मुझे अंदर से ऐसा नहीं मेरे पापा थे। मैं चौंक गई थी। मुझे अंदर से ऐसा लगा जैसे पापा बहुत मजबूर हो। मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था कि वह कमरा जहाँ पर पापा ने दीदी का दहेज का सामान रखा हुआ था, वह खुला हुआ था और उससे रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई। दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं छुपकर अंदर का सारा मंजर देखने लगी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं यह देखकर थर-थर काँपने लगी थी। पापा निवाला बना बनाकर दीदी के मुँह में डाल रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा था? मेरी समझ से बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा बोले, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो। रोहिणी दीदी पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। क्या आप यह घिनौनी हरकत मोहिनी के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोली, रोहिणी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर
तुम यह जानती हो कि मैं यह सब कुछ कभी मोहिनी के साथ नहीं कर सकता था। रोहिणी दीदी रोने लगी थी। मुझे कमरे में बंद क्यों कर रखा है? आज भी बहुत वक्त है। वैसे भी तो सारा दिन बेहोश हो जाती हो, मगर यह जो मोहिनी है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज़्यादा देर छत पर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसे मुझ पर शक ना हो जाए। रात के उस पहर सब सो रहे थे, इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम दो भाई बहन थे, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन थी। वो मुझसे पूरे 7 बरस बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी छा गई थी, इसलिए तय कर दिया था कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए सुमन को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। उन्हीं दिनों में हम पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी तनहा नहीं, बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। उन्हें ना अपनी फिक्र और ना ही बच्ची की। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। सुमन ने तुम्हें हाथों हाथ ले लिया और तुम पर इतना प्यार निछावर किया कि मैं भूल ही गया तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो सुमन को तुम मम्मी कहती थी और अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती थी। हालत कुछ संभल गए तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया। मेरी शादी उससे करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम उस लड़के की छानबीन करके मुझे बताओगे। पता किया तो वह लड़का फ्रॉड निकला था, मगर जब मुझे यह ख्याल आता कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर तो नहीं निकलोगी, तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। जब लड़की की माँ कोमा में थी, लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यह शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की माँ ठीक होकर आ गई थी, और तुम जानती हो कि वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी। यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक सुमन को सारी सच्चाई बता दूंगा, और फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी ही नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई तो, अपनी माँ की तरह घर से भाग गई तो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद रखा। यह मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैं अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। जिस दिन से तुम्हें मैंने बंद कर रखा है, तब से मोहिनी से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है। उस पर भी मैं बहुत सख्ती दिखाता हूँ। रोहिणी दीदी जैसे एकदम से होश में आई थी। वह बोली, अगर मैं घर से भाग जाती तो आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत खाक में मिला ली है। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि रोहिणी घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी और पापा बोले, रोहिणी बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी की आँख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, और अपने दीदी पर जुल्म नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की है, उसकी सज़ा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती की सज़ा देते हैं, तो आप उसको खुद से सज़ा क्यों दे रहे हैं? और आपने यह सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वह जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे कि सुबह से निकले रात घर वापस आते थे। फिर हम सब भाई बहन ने पापा पर अपनी अदालत लगा दी थी। मम्मी जज थी। पापा रो रो कर सबसे माफ़ी मांग रहे थे। दीदी ने ही पापा को माफ़ करने में सबसे पहले पहल की थी।
फिर हम सब पर भी जोर दिया था कि पापा को माफ़ कर दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा ने दीदी को इजाज़त दे दी थी कि वह अपनी माँ से मिलने लगी थी। दीदी की एक बहुत अच्छी जगह शादी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है, आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं दोस्तों। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, घर छोड़कर बिल्कुल ना भागें। ऐसा बिल्कुल ना करें, घर छोड़कर बिल्कुल ना भागें। आप अपने दिल की बात अपने माँ बाप को ज़रूर बताइए। हो सकता है आपके माँ बाप भी आपकी बात से सहमत हों। माँ बाप औलाद का हमेशा भला ही चाहते हैं। इसी प्रकार की और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।